नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 में है और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 में पाकिस्तान का सामना अब से कुछ देर बाद अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया और ट्यूनीशिया की ऑन्स जबोर ने यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में कैस्पर रूड और करिन खचानोव सेमीफाइनल में पहुंचे और भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी पीआर श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया को वर्ष 2021-22 के FIH अवार्ड के लिए नामित किया गया। खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप की। शारजाह में एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से होगा और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। श्रोताओं, आपको बता दें कि आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जा रहा है। और इस समय रणवीर, जो स्थिति है, किस तरह से देख रहे हैं आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मुकाबले को? स्थिति बिल्कुल क्लियर है। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को आज मैच में हरा देता है जी, तो अफगानिस्तान के भी एशिया कप से दरवाजे बंद हो जाएंगे और हिंदुस्तान के तो तकरीबन हो ही चुके हैं। तो फिर श्रीलंका और पाकिस्तान का फाइनल होगा। और अगर कुछ उलटफेर होता है, जिसकी संभावनाएं तो बहुत क्षीण है जी, लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज जी, जिस पे इंडिया टिका हुआ। और कल रोहित शर्मा ने मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 1-2 मैच हारने के बाद हमको फर्क नहीं पड़ता जी। तो उस पर तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज का मैच ये है कि अगर वो कहीं उलटफेर कर देता है तो फिर देखा जाएगा। जी बिल्कुल। और इस बीच पाकिस्तान ने जो टॉस जीता, इसके बाद बाबर ने कहा कि हमारी टीम का माहौल काफी बढ़िया है, हम पहले गेंदबाजी कर जल्दी विकेट लेना चाहते हैं। आज पाकिस्तान की टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और उधर मोहम्मद नबी ने कहा कि हम भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, हालांकि हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये इस खेल का हिस्सा है। उम्मीद है कि हमारी टीम एक बढ़िया स्कोर खड़ा करेगी। आज इस टीम में 2 बदलाव भी किए गए हैं और अब जबकि दोनों टीमें जो हैं अब से कुछ देर के बाद अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान पर उतरने वाली हैं। और अगर हम देखें तो किस तरीके से आप पिच को देख रहे हैं, क्योंकि शारजाह की जो पिच है, यहाँ पे पाकिस्तान और हांगकांग के बीच मैच हुआ था। हालांकि उस मैच की तुलना में एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि आज का जो पिच है वो उस बेहतर है और इस पिच पर अगर हम देखें तो 140 से ज्यादा का स्कोर का पीछा करना आसान नहीं होगा। देखिए, मैच हो रहा है शारजाह में जी, और अफगानिस्तान की टीम ने शारजाह में पाकिस्तान से ज्यादा मैच खेले हैं। इस लिहाज से थोड़ा सा उसका परहैंड उस एक्सपीरियंस का तो है, एक्लेमेटाइज होने का तो है। लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की बात है और ऑन पेपर जिस तरह से पाकिस्तान की टीम है, उनके फास्ट बॉलर्स चोटिल हैं, स्क्वाड से बाहर हैं, उसके बावजूद उनके जो पेस बैटरी है उसमें कोई कमी नहीं आई है। वो उसी तरह से पेनिट्रेट कर रहे हैं। बैट्समैन उनके अगर बाबर आजम नहीं चल रहे हैं तो दूसरे खिलाड़ी चल रहे हैं। तो कुल मिला के अपर हैंड जो है मुझे पाकिस्तान का लगता है। और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की टीम के लिए इस प्रतियोगिता में जिस तरह से उनका प्रदर्शन है वो किसी स्वीट ड्रीम से कम नहीं है। उनकी टीम जबरदस्त लय में है। सुपर 4 में पहुंचने के लिए उनकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन सुपर 4 के पहले मुकाबले में हालांकि श्रीलंका ने उन्हें मात दी। सुपर 4 में वो भी अपनी पहली जीत की तलाश में है। और अगर पाकिस्तान की टीम भी हालांकि सुपर 4 में अगर जिस तरह से अगर हम देखें तो वो भी मतलब पूरी तरह से है, लेकिन भारत के हक में यही है कि अगर इस मैच में अगर अफगानिस्तान अगर मैच जीतता है तो भारतीय टीम के सफर पर जो है वो मतलब अभी आगे पूर्ण विराम नहीं लगेगा। सिद्धार्थ, मैं आपको बताऊं, पहले तो हिंदुस्तान के हिसाब से बता रहा हूं, पहले तो आज हांगकांग इतना बड़ा उलटफेर करे कि पाकिस्तान को हरा दे जी। कल फिर इंडिया अफगानिस्तान को बहुत बड़े अंतर से हराए जी। उसके बाद श्रीलंका फिर पाकिस्तान को हरा दे। तो क्या होगा कि बची हुई तीनों टीमें जो एक मैच के साथ
रहेंगी, फिर नेट रन रेट देखा जाएगा। जी। तो ये सब चीजें इतनी मुश्किल सी हैं, मुझे लगता नहीं इतना आसान होने वाला है कि आप दूसरी टीमों की हर चीज से अपना अपर हैंड शो कर रहे हो। जब आपने मैदान पर कुछ किया नहीं है तो फिर आप दूसरों के हिसाब से मत चलिए, सिर्फ देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल। और कल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने कल प्रदर्शन किया और हमें जो है ये मैच गंवाना पड़ा श्रीलंका के साथ, तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही है जी कि जसप्रीत बुमराह चोट लगने के बाद आराम कर रहे हैं, रिहैब कर रहे हैं, दूसरे खिलाड़ी रिहैब कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शमी जैसा जो फिट प्लेयर है उसको आपने स्क्वाड से बाहर किया। जी। कहा कि उनका स्टैट्स देख लो T20 के पिछले 2 साल के। अरे 2018 में अलग बात थी, 2018 के बाद से मोहम्मद शमी बदले हुए मोहम्मद शमी है, और जिस तरह से पेनिट्रेट करते हैं वो शुरू में ही, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। माना कि डेथ ओवर्स में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन आप शुरू में उनको यूज कर लीजिए। लेकिन मोहम्मद शमी पे किसी की निगाह ही नहीं है, या मतलब उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर रखा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आपके पास फोर्थ बॉलर है तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे हैं, और आप अपने हिसाब से गुणा भाग करने में लगे हुए जो आपके किसी काम नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो इस समय ये भी सवाल उठने लगा है कि ये जो एशिया कप T20 में जिस तरह से भारत ने अभी तक का प्रदर्शन किया है, क्या ये टीम जो है वो अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 वर्ल्ड कप में क्या उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है? क्योंकि इस तरह का प्रदर्शन ने उसकी तैयारी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देखो, ऐसा है कि एशिया कप में जिस तरह का परफॉर्मेंस हिंदुस्तान की टीम का चल रहा है, और जो तमाम अभी सीरीज खेली हैं उनमें एक खिलाड़ी को अंदर करो, 2 को बाहर करो, इसको भी देख लो, उसको भी देख लो, ऐसा नहीं होता। सारे साल भर आप बस ट्राई ही करते रहेंगे प्लेयर को, तो किसको आप भरोसा दे रहे हैं कि तुम टीम का हिस्सा रहोगे? जब आप किसी के कंधे पर कप्तान हाथ नहीं रखेगा, टीम मैनेजमेंट हाथ नहीं रखेगा, तो परफॉर्मेंस क्या वो खाक देगा? उसको मालूम है कि मैं चाहे जितना अच्छा कर लूं, कल मुझे बाहर किया जाएगा, कोई और खिलाड़ी मेरी जगह खेलता दिखाई देगा। तो हिंदुस्तान की टीम में जहां तक प्लानिंग की बात है, प्लानिंग से तो कोसों दूर है। बिल्कुल। अगर हम देखें तो इस परफॉर्मेंस पर कि जिस तरह से भारत ने पहले पाकिस्तान को फिर हांगकांग को हराया, लेकिन सुपर 4 में ना ही हमारे बल्लेबाजों का कोई दमखम चला, ना ही गेंदबाज उस तरीके से प्रदर्शन कर पाए। अगर हम कल के मैच की बात करें तो कप्तान जो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी जो बैटर्स थे हमारे वो कोई खास नहीं चल पाए, और विराट कोहली के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि उनसे भी थोड़ी उम्मीदें थी कि शायद वो कमबैक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस टूर्नामेंट में कम से कम 250 वो कर चुके हैं। जो 2 साल से सूखा चल रहा था उसको थोड़ा सा उन्होंने हरियाली में तब्दील किया, एक बात। दूसरा ये कि ना तो आपके बॉलर चल रहे हैं, ना आपके बैट्समैन चल रहे हैं, तो फिर चल कौन रहा है? अगर बॉलर कमजोर हैं तो कल का जो स्कोर था 174 वो डिफेंडेबल स्कोर था क्या? तो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद रोहित शर्मा कि हमारे वहां 15-20 रन कम रह गए, तो कौन बनाने आएगा भाई? दूसरी टीम बना के देगी क्या? जी बिल्कुल। ना आपके बॉलर चल रहे हैं, ना बैट्समैन चल रहे हैं, तो इस हिसाब से आप वर्ल्ड कप में क्या खेलेंगे? वहां हांगकांग खेलने को मिलेगी आपको टीम, वर्ल्ड कप में टॉप टीमें मिलेंगी वर्ल्ड की। जी, तो आपको रणवीर क्या लग रहा है, आपकी एनालिसिस क्या कह रही है कि किस तरीके से अब अगर हमें आगामी जो है अगर हमें वर्ल्ड कप के लिए तैयार होना है, तो जिस तरह का प्रदर्शन है टीम में, क्या कुछ समीकरण व्हाट वेंट रॉन्ग? देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह आराम कर रहे हैं, वो टीम में वापस आएंगे ही आएंगे। मोहम्मद शमी को आपने डिस्कार्ड किया हुआ T20 के हिसाब से, T20 फॉर्मेट से। मैं कहता हूं उनको भी टीम में लो। भुवनेश्वर कुमार का समझ में आता, किसी टाइम वो बहुत अच्छे बॉलर थे डेथ ओवर्स में, जिस तरह से वो स्विंगिंग यॉर्कर्स डालते थे, बिल्कुल बैट्समैन को छका के रखते थे। लेकिन वो चीज थोड़ा सा वो लय टूट रही है उनकी, या तो ये कहिए कि उनका एंड आ रहा है कैरियर का। लेकिन ना भी अगर उसे माने तो अगर एक खिलाड़ी नहीं चल रहा है टूर्नामेंट में, तो आपने उसका रिप्लेसमेंट तो कुछ रखा ही नहीं है। जी, तो ये तो बात थी फिलहाल एशिया कप की, और अब नजर डालते हैं अन्य खबरों पर। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान आईसीसी T20 रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं भारत के सूर्य कुमार यादव आज जारी नई रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। रिजवान एशिया कप में शानदार फॉर्म में हैं। 3 मैचों में 192 रन के साथ तालिका में वो सबसे आगे हैं। बाबर और मिसबाहुल हक के बाद रिजवान T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले
पाकिस्तान के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। शीर्ष 10 बल्लेबाजों में कोई दूसरा भारतीय नहीं है। कप्तान रोहित शर्मा एशिया कप सुपर 4 मैच में श्रीलंका के खिलाफ 72 रन बनाने के बाद 4 स्थान की बढ़त उन्हें मिली है और वो 13वें स्थान पर आ गए हैं। अगर हम बैटर्स की लिस्ट की बात करें तो अन्य बड़े खिलाड़ियों में श्रीलंका के पथुम निसंका एशिया कप में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद एक स्थान ऊपर चढ़कर 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज सबसे ज्यादा बढ़त हासिल करने वाले खिलाड़ियों में एक हैं, जो सुपर 4 मैच में श्रीलंका के खिलाफ 84 रन बनाकर 14 स्थानों की छलांग के साथ नंबर 15 पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो श्रीलंका और अफगानिस्तान के स्पिनर्स को उनके शानदार प्रदर्शन के बाद सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। और फिलहाल मोहम्मद रिजवान की बात। रिजवान ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, कमाल बल्लेबाजी की है, और बाबर आजम जो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, तकरीबन उनकी उस फॉर्म को छुपा दिया उसने अपनी बल्लेबाजी से। ये एक अच्छी बात होती है कि अगर एक बड़ा बैट्समैन नहीं चल रहा, कप्तान नहीं चल रहा, तो दूसरा खिलाड़ी उसकी जगह लेता है। वो कहता है मैं हूं ना, तो यहां तो मैं हूं ना वाला हिसाब दिख नहीं रहा है हिंदुस्तान की क्रिकेट की अगर बात करें, स्क्वाड की बात करें। और रहा सवाल जो ये आईसीसी की रैंकिंग है, इसमें जिस तरह से आपने गुरबाज का नाम लिया अफगानिस्तान के, जब उन्होंने 84 रन बनाए हैं और पहले ही मैच में उलटफेर किया था, श्रीलंका को हराया था, तो उनको तो उतना फायदा होना ही था। जी बिल्कुल। जब आप अच्छा करेंगे तो आप रैंकिंग में भी आएंगे, आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो अवार्ड की लिस्ट से तो बाहर है ही है। बिल्कुल। तो लिस्टर्स, ये तो बात थी रैंकिंग की। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम में बैटर एलेक्स हिल्स को शामिल किया है। हिल्स को चोटिल जॉनी बेयरस्टो के स्थान पर टीम में शामिल किया गया है। बेयरस्टो गोल्फ खेलते समय चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर में आयोजित होने वाले 2020 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। पहले बेयरस्टो के रिप्लेसमेंट के तौर पर जेसन रॉय के टीम से जुड़ने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इंग्लिश चयनकर्ताओं ने हिल्स को जगह दी है। हिल्स ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच मई 2019 में खेला था। 2019 वर्ल्ड कप से ठीक पहले हिल्स ड्रग्स टेस्ट में फेल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम से बाहर कर दिया गया था। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाले हिल्स इंग्लैंड के पहले क्रिकेटर हैं। तो अब अगर हम देखें तो बैटर एलेक्स हिल्स जो है वो टीम में आ गए हैं। नए खिलाड़ी को चांस दिया, ये एक अच्छी बात है, और नया खिलाड़ी है तो कैरियर उसका लंबा चलेगा। जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं वो अगर ठीक नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में चांस नए खिलाड़ी को देना ही बनता है। बिल्कुल। तो ये तो बात थी इंग्लैंड क्रिकेट टीम की। इस बीच भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने खेल के सभी फॉर्मेट्स यानी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एक ट्वीट में श्री रैना ने कहा कि राष्ट्र और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात रही। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और अपने सभी फैंस का आभार व्यक्त किया है। अपने 13 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर में सुरेश रैना ने 18 टेस्ट मैच, 226 एकदिवसीय मैच और 78 2020 मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। तो बहुत सुरेश रैना जो है अब विराम ले रहे हैं, और अगर हम देखें तो एक शानदार करियर उनका रहा है बतौर क्रिकेटर। बिल्कुल, जिस तरह से वो मिडिल ऑर्डर्स में आके बैटिंग करते थे और टीम को एक तरफा अपने दम पर जिताने की कुव्वत रखते थे। कई मैचेस उन्होंने दूसरी विपक्षी टीमों के जबड़े से, कहते हैं ना, जीत निकाल के लेके आए। और रहा सवाल फील्डिंग का, तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड सुरेश रैना के आने के बाद से काफी बढ़ा था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे फील्डर थे। यूपी से हैं, गाजियाबाद से हैं जी। तो भारतीय टीम को अब ठीक है, उनका अपना कैरियर शानदार रहा है, तो भारतीय टीम को तो कह सकते हैं कमी खलेगी, उस तरह का दूसरा खिलाड़ी अभी मिल नहीं पाया है। जी बिल्कुल। और 2021 अक्टूबर में रैना ने अपना आखिरी जो प्रतिस्पर्धी मैच है वो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध अबू धाबी में खेला था। तो ये तो बात थी कि जिस तरीके से रैना ने अपना एक शानदार करियर जो है वो देश को दिया, और उन्होंने शानदार जो है एक हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में प्रदर्शन किया। फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया और ट्यूनीशिया की ऑन जबौर ने यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। गार्सिया ने अमेरिका की कोको गॉफ को और ऑन जबौर ने ऑस्ट्रेलिया की अजला टोमल जानोविक को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। दोनों ही खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंची हैं।
पुरुष सिंगल्स में रूस के कारिन खाचानोव ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। कैरोलिन गार्सिया और ओन्स जाबोर ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर यूएस ओपन 2022 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। दोनों ही खिलाड़ियों ने एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की। हैरानी की बात यह है कि इस बार क्वार्टर फाइनल में कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया था। 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सेरेना विलियम्स, महान खिलाड़ी राफेल नडाल भी पहले ही बाहर हो चुके हैं। गार्सिया ने आर्थर एश स्टेडियम में अमेरिका की कोको गॉफ को 6-3, 6-4 से पराजित किया। फ्रांस की गार्सिया पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतिम 4 में पहुंची हैं। गार्सिया 2018 में विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और पिछले सत्र में वे 74वें स्थान पर खिसक गई थी। यूएस ओपन के फाइनल में जगह बनाने के लिए गार्सिया का सामना अब ट्यूनीशिया की विंबलडन की उपविजेता ओन्स जाबूर से होगा। जाबूर ने तीसरे दौर में सेरेना विलियम्स को हराने वाली अजला टॉमलजानोविच को 6-4, 7-6 से हराकर पहली बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में मंगलवार को नॉर्वे के 5वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड ने 13वीं वरीयता प्राप्त माटेओ बेरेटिनी को सीधे सेटों में 6-1, 6-4, 7-6 से हराया और अब उनका सामना 27वीं वरीयता प्राप्त कारिन खाचानोव से होगा। खाचानोव ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यूएस ओपन में राफेल नडाल की हार के बाद कौन चैंपियन बनता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, अगर हम देखें तो इस बार नए खिलाड़ियों को ज्यादा चांस मिला और इस बार अगर हम देखें तो सेमीफाइनल्स जो है जिस तरह की बात अगर हम कोको गॉफ को हराया गार्सिया ने और ओन्स की अगर हम बात करें तो ओन्स जेबियोर भी मतलब जो किसी भी ग्रैंड स्लैम के ये सब पहली बार किसी सेमीफाइनल में खेल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बार के यूएस इस बीच जबकि नडाल जो है वो बाहर हो चुके हैं तो एक बड़ा उलटफेर हुआ है उनके साथ, तो पूरी टूर्नामेंट को किस तरीके से देखते हैं? अगर सीधे शब्दों में कहें पूरे टूर्नामेंट को तो इस बार ऐसा लगता है कि पुरुष और महिला सिंगल्स में नए चैंपियन मिलेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि नामी खिलाड़ी या तो उलटफेर का शिकार हुए या खेल नहीं रहे चोट की वजह से। तो इस बार का यूएस ओपन जो है इंटरेस्ट थोड़ा खोता हुआ सा लग रहा है। जो लोगों की एक उम्मीद रहती थी कि टीवी के सामने जुड़े रहेंगे और स्क्रीन को छोड़ेंगे नहीं जिस तरह का मैचेस होते हैं, तो वो इस बार चार्म नहीं रहेगा, थोड़ा हल्का सा रहेगा टूर्नामेंट। और अगर हम नडाल की बात करें तो जिस तरह से उनके जो विजय रथ को टियाफो ने जो है लगाम लगाई और अगर देखें तो नडाल ने 7 जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन और जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। जुलाई में विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव के कारण वो टूर्नामेंट से हट गए थे और काफी उम्मीदें थी क्योंकि जोकोविच इस बार नहीं थे और नडाल के ऊपर सभी की नजरें थी। क्या होता है सिद्धार्थ कि जैसा हम सोचते हैं ऊपर वाला कुछ और सोच रहा होता, हमारे हिसाब से तो चलता नहीं है सिस्टम। तो वो वाली बात है कि हमने सोचा कि जोकोविच नहीं है तो नडाल के लिए आसान रहेगा, पता लगा नडाल शुरुआती दौर में ही आउट हो गए, बाहर हो गए। तो ये सब चलता रहता है, खेल का हिस्सा है, कभी हार कभी जीत, लेकिन खिलाड़ी वही है जो हारने के बाद भी खड़ा हो और दोबारा जीत के दिखाए। जी, और नडाल ने ये कई बार किया है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि जो क्लास है, क्लास इज परमानेंट एंड फॉर्म इज टेम्पररी। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी पीआर श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया को वर्ष 2021-22 के एफआईएच अवार्ड के लिए नामित किया गया है। हरमनप्रीत सिंह को एफआईएच पुरुष खिलाड़ी अवार्ड जबकि पीआर श्रीजेश और सविता पूनिया को गोलकीपर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ये तीनों पिछले वर्ष भी अपनी अपनी श्रेणियों में ये पुरस्कार जीत चुके हैं। भारतीय पुरुष टीम के कोच ग्राहम रीड और महिला टीम की कोच यानिके शॉपमैन पुरुष और महिला टीम कोच पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड हैं। ग्राहम रीड को पिछले साल भी ये अवार्ड मिला था, तो मतलब जो इन खिलाड़ियों का जो है इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना ये भी एक गौरव की बात है। गौरव की बात है, और अगर ये दोबारा से पा जाते हैं तो ये एक इतिहास बन जाएगा कि हमारे यही चुनिंदा खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी और कोच दोबारा से फिर नॉमिनेट हुए और अगर अवार्ड जीत जाते हैं तो हिंदुस्तान की हॉकी के लिए बड़ी बात होगी। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रणवीर तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका भी धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन AIR